नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, पोपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का मॉडर्न एकेडमी में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी आपने थंबनेल पर देखा है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है तटस्थ वक्र विश्लेषण। तटस्थ वक्र विश्लेषण क्या है, तटस्थ वक्र की अनुसूची क्या है, ग्राफ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, प्राइस लाइन क्या है और उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है। तो ये सब बातें जो है आज डिस्कस करेंगे हम लोग तटस्थ वक्र विश्लेषण से संबंधित। जनरली क्या होता है, तटस्थ वक्र एक कर्व होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। स्लोप की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या दिखाता है, दो वस्तुओं के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। बात इतनी सी है, लेकिन किस प्रकार से आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस के अंदर ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण के अंदर हमने एक मान्यता ली थी कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में हम लोग माप सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो क्रमवाचक उपयोगिता है। यानी जो उपयोगिता को हम लोग जो मापेंगे वो क्रमवाचक उपयोगिता के अंदर मापेंगे। तो यहाँ पर जो मैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सी बात है, देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो प्रतिपादन सबसे पहले किया वो सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं एजवर्थ। उन्होंने सन 1881 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स फिजिक्स में किया। सबसे पहले क्या किया, प्रतिपादन किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, प्रतिपादन की। तो सबसे पहले जो प्रतिपादन किया है वो अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं एजवर्थ ने 1881 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स फिजिक्स में किया, ठीक है। उसके बाद में इस धारणा का जो विकास किया, मैं बात कर रहा हूँ विकास की, तो विकास किसने किया, सबसे पहले वो पेरेटो ने किया सन 1906 ईस्वी में। उसके बाद में, यानी कि जो विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, विकास किसने किया, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉनसन ने 1913 ईस्वी में किया। फिर जो है इसके बाद में जो विकास किया वो सल्स्की ने किया। सल्स्की कहाँ के हैं, रूसी अर्थशास्त्री हैं। रूसी अर्थशास्त्री सल्स्की ने किया, कब, 1915 ईस्वी में किया। और इस विश्लेषण को मांग सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो 1934 ईस्वी के बाद हिग्स और एलन को दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हिग्स और एलन ने अपने लेख, उनका एक लेख है, किताब है जिसमें जो कुछ लिखा हुआ है, एक लेख है मूल्य सिद्धांत में, इसे वैज्ञानिक रूप से क्या किया, प्रस्तुत किया। और हिग्स ने अपनी पुस्तक मूल्य तथा पूंजी में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो ये है हिस्ट्री ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में कितने अर्थशास्त्रियों ने बोला है, प्रतिपादन किसने किया है, विकास किसने किया, फिर विकास किसने किया, फिर किसने विवेचना की है, फिर जो है इसको वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। तो ये जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आए हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से संबंधित प्रश्न जो हैं विकास से रिलेटेड, प्रतिपादन से रिलेटेड, ठीक है, और वैज्ञानिक रूप से किसने प्रस्तुत किया इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इसका हिस्ट्री है। तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तु होती हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो वो होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यानी वस्तु की बात करेंगे, दो वस्तु की बात करेंगे और दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों की बात करेंगे जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो वो दिखाता है इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व से पहले, यानी ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम लोग इसकी परिभाषा भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा क्या है। तो लेफ्टविच के अनुसार में क्या बोला है, लेफ्टविच ने बोला है कि एक तटस्थ वक्र एक्स तथा वाई के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि देती है। जो हमने अभी बात की है वही बात है, ठीक है। अनुसूची क्या होती है, तटस्थ अनुसूची। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि तटस्थ अनुसूची क्या होती है। अनुसूची यानी कि सारणी जो होती है वो, तो ये जो सारणी हमने बनाई है, ये सारणी क्या होती है, इसका भी मतलब कई बार हमने जो आप लोग जो प्रश्न डिजाइन करेंगे एग्जाम के अंदर, तो इसके बारे में आपने लिखना पड़ेगा। तटस्थ अनुसूची क्या होती है, तटस्थ अनुसूची एक ऐसी सूची जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं तटस्थ अनुसूची, जैसा भी आप लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है तटस्थ अनुसूची है।
इसमें अपने को क्या दिखाना होता है, एक्स तथा वाई के जो ना संयोग दिखाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए संयोग है, बी संयोग है, सी संयोग है और डी संयोग है। इस प्रकार से अपने क्या दिखाना, संयोग दिखाने हैं। और इस संयोग के ऊपर क्या दिखाना था, कॉम्बिनेशन दिखाना है। ए के ऊपर मतलब एक्स वस्तु का कितना लिया और वाई वस्तु का कितना लिया, ठीक है। बी के ऊपर भी ऐसे ही है कि एक्स का कितना है, वाई का कितना। तो ये क्या है, संयोग दिखाता है। तो ये है अनुसूची, एक ऐसी सूची जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये जो डेफिनेशंस बोली है हमने इंडिफरेंस कर्व की, ठीक वही है ये, ठीक है। उसी सूची को दिखाता है तटस्थ अनुसूची। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ए संयोग के ऊपर क्या दिखाता है कि एक जो वस्तु है अपनी, एक सेब है, एप्पल है, और यहाँ पर जो है ना वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, संतरा है। वाई एक्सिस के ऊपर सेब ली है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया, संतरा लिया है। तो संतरे की जो क्वांटिटी है यहाँ पर 10 ली गई है, और जो है सेब की जो क्वांटिटी ली गई है यहाँ पर 4 तक ले ली गई है। और यहाँ पर जो है ए जो कॉम्बिनेशन दिखाता है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा आईसी है। इस कर्व के ऊपर जो है ए संयोग क्या दिखाता है कि 10 संतरा लेता है और 1 सेब लेता है, ठीक है। यानी कि ए के ऊपर जो है ना उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। जितनी संतुष्टि मिलती है, यानी जितनी संतुष्टि ए बिंदु के ऊपर मिलती है, उतनी ही संतुष्टि जो है ना बी बिंदु के ऊपर मिलती है। बी बिंदु पर क्या है, 7 संतरा खाता है और क्या कि 2 सेब खाता है, ठीक है। तो बी बिंदु के ऊपर कॉम्बिनेशन अलग है, लेकिन संतुष्टि समान मिलती है। सी के ऊपर भी ऐसा ही है कि 5 जो है संतरे लेता है और क्या कि 3 सेब लेता है। यहाँ पर क्वांटिटी जो है सेब की बढ़ गई है और जो है संतरे की घट गई है, लेकिन संतुष्टि यानी उपयोगिता जो है समान मिलती है। इसी प्रकार से जो डी के ऊपर जो है ना 4 सेब खाता है और 4 ही संतरे खाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक उपभोक्ता जो है समान संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसी बात को यहाँ पर रिपीट किया गया है तटस्थान सूची के अंदर, ठीक है। अब कुछ और विशेष बात है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर, यानी घटती समान प्रतिस्थापन दर क्या होती है, या फिर उससे पहले मानचित्र क्या होता है, ठीक है। घटती समान प्रतिस्थापन दर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तटस्थ मानचित्र भी देख लेते हैं। तटस्थ मानचित्र क्या होता है, तटस्थ मानचित्र क्या होता है। तटस्थ मानचित्र क्या होता है, वह ग्राफ होता है जो तटस्थ वक्र के एक समूह को प्रदर्शित करता है। तटस्थ मानचित्र क्या होता है, तटस्थ मानचित्र वह ग्राफ होता है जो तटस्थ वक्रों के एक समूह को व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बनाया गया हमने, ये तटस्थ वक्रों का एक समूह बनाया जाएगा, जिसके अंदर इंडिफरेंस कर्व जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर हमने 4 इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं, दैट मीन्स कि एक समूह बन गया है, तटस्थ मानचित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है, वह ग्राफ जो कि तटस्थ वक्रों के एक समूह को प्रकट करता है, जिसमें प्रत्येक तटस्थ वक्र जो है संतुष्टि के अपने एक निश्चित सदर को व्यक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अलग अलग जो तटस्थ वक्र है वो अपनी संतुष्टि के अलग अलग सदर को व्यक्त करता है। हम लोग इसकी जो विशेषताओं की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र होता है वो ऊंची संतुष्टि देता है, और जो निचला तटस्थ वक्र होता है वो नीची संतुष्टि देता है। तो ये एक विशेष बात होती है, विशेषताओं के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वैसे ही मानचित्र के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र है, यानी कि IC4 जो है वो सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा, और जो IC1 जो है वो सबसे कम संतुष्टि देगा। तो मानचित्र के अंदर देखिए आप लोग क्या है इसके अंदर, यहाँ पर IC जो है कम संतुष्टि क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बिंदु के ऊपर बात करेंगे तो ए बिंदु के ऊपर जो है ना ऑरेंज कितने लेता है, 4 लेता है, और जो सेब जो है 2 लेता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बी बिंदु के ऊपर, तो बी बिंदु के ऊपर ऑरेंज तो 4 ही लेता है, लेकिन जो है सेब जो है 4 हो जाते हैं, 2 के स्थान पर क्या हो गया, 4 हो गया। दैट मीन्स कि ए से ज़्यादा बी पे उसको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। और सी बिंदु की बात करते हैं तो सी पे क्या होता है कि 4 से ऑरेंज ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 क्या कर देता है, एप्पल कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि बी से भी ज़्यादा संतुष्टि ले रहा है सी के ऊपर, और इसी प्रकार से जो है ई बिंदु जो है वो क्या कर रहा है, 2 सेब और बढ़ा देता है, जबकि संतरे सेम है 4 हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया मैंने कि ऊंचा तटस्थ वक्र जो है ऊंची संतुष्टि देता है, ठीक है, और निचला तटस्थ वक्र जो है नीची संतुष्टि देता है। एक बात तो यही है क्लियर। उसके बाद में अगर बात करें IC4 के ऊपर, तो IC4 के ऊपर क्या होता है कि 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक D पॉइंट है और एक E पॉइंट है। तो D और E पॉइंट जो है दोनों ही जो है ना एक ही तटस्थ वक्र के ऊपर हैं, दैट मीन्स कि उसको समान संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। डी बिंदु के ऊपर भी समान संतुष्टि है और ई बिंदु के ऊपर भी समान संतुष्टि है। जो हमने डिस्कस किया ना कि एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के, यानी कि ऑरेंज की और एप्पल की, दो वस्तुओं के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो IC4 के ऊपर 2 बिंदु हमने लिए हैं, डी और ई। ये जो है
उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, ठीक है। लेकिन सी जो है ई से कम संतुष्टि देता है, और जो बी जो है वो सी से कम संतुष्टि देता है, और ए जो है वो बी से कम संतुष्टि देता है। इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र है यानी कि IC4 है वो ग्रेटर देन है किससे, IC3 से, और इसी प्रकार से IC3 जो है वो ग्रेटर देन है IC2 से, और इसी प्रकार से IC2 जो है वो ग्रेटर देन है IC1 से। तो यहाँ पर क्लियर है बात, ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि देता है। और दूसरी बात हमने क्या डिस्कस किया है कि एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न श्रेणियों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब तक इतनी ही बात हमारी क्लियर हुई है। उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम ये क्या होता है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या होता है? देखिए माय डियर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की धारणा किसके ऊपर निर्भर करती है? वो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के ऊपर आधारित है। इस नियम की विवेचना किसने की है? लर्नर ने की है, हिग्स ने तथा एलन ने की है। यानी जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है इस नियम की जो व्याख्या की है वो लर्नर, हिग्स और एलन ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार जो एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो नियम है उसकी विवेचना किसने की है? तो आप लोग बोलेंगे लर्नर ने, हिग्स ने और एलन ने। तीनों के नाम भी आ सकते हैं, तीनों में से एक का भी आ सकता है, तो सेलेक्ट कर लेना लर्नर, हिग्स और एलन ने, ठीक है। इस नियम को समझने से पहले जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की जानकारी लेना आवश्यक है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में, सीमांत प्रतिस्थापन दर की बात करें ना, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिस पर एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए क्या करता है? सीमांत प्रतिस्थापन करता है, तो उसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में प्रोफेसर ग्लास क्या कहते हैं कि वस्तु x की वस्तु y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु y की वह मात्रा है जो उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ आपको घटती सीमांत दर की जो व्याख्या की है वो लर्नर ने की है। कैसे बोल रहा हूँ मैं? देखिए, अगर ए बिंदु के ऊपर बात करें तो ए बिंदु के ऊपर क्या है? एक एप्पल लेता है और 10 जो है ना ऑरेंज लेता है। तो यहाँ पर जो है दर अपनी कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए यानी कि एक के बाद में 2 पर जाने के लिए, यानी कि 2 क्या लेगा? एप्पल लेगा। तो 2 प्राप्त करने के लिए 3 का त्याग कर रहा है, यानी कि पहले 10 थी ना, अभी ये 7 ले रहा है। तो यहाँ पर जो सीमांत प्रतिस्थापन दर हुई कितनी हुई? 3। पहली सीमांत प्रतिस्थापन दर कितनी है? 3। यानी एक अतिरिक्त सेब को प्राप्त करने के लिए 3 का त्याग करता है। किसका? ऑरेंज का, ठीक है। उसके बाद में एक और अतिरिक्त जो है सेब लेने के लिए अब 7 से 5 पे आ जाता है, तो 2 का त्याग करता है। यानी एक अतिरिक्त सेब को प्राप्त करने के लिए 2 संतरे का त्याग करता है। फिर जो है एक अतिरिक्त और सेब प्राप्त करने के लिए 5 से 4 पे आ जाता है, यानी कि 1 का त्याग करता है। कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि एप्पल की हर एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु यानी कि ऑरेंज की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती जाती है। पहली एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो 3 का त्याग करता है, दूसरी फिर जो है अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो 2 का त्याग करता है, फिर जो है तीसरी जो है एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो 1 का त्याग करता है। तो जो त्याग करने की जो दर है ना वो घटती जाती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ना डिक्लाइन हो रही है, इसलिए जो है ना यहाँ पर साइन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y का जो त्याग करता है वो क्या होता है? घटता जाता है। तो यहाँ इस टेबल के अंदर हमने यही दिखाया है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना वो घटती जा रही है। यानी कि पहली एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए 3 का त्याग करता है, दूसरी फिर एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए 2 का त्याग करता है, और तीसरी जो है ना एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो 1 का त्याग करता है। तो ये जो है ना सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो क्या होता है? घटती जाती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर क्या दिखाया गया हमने? घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की व्याख्या किसने की है? वो प्रोफेसर लर्नर ने की है। लर्नर ये भी नाम आ जाता है कई बार कि जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की जो व्याख्या की है वो किसने की है? लर्नर ने की है,
ठीक है, यहाँ पर हमने देखो घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम पढ़ा था ना, इसके अंदर लर्नर का नाम था, तो यहाँ पर वही नाम फिर आ गया है। यानी जो घटती समान प्रतिस्थापन दर की जो व्याख्या की है वो किसने की है, लर्नर ने की है। किस पुस्तक में की है भैया, वो इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल। इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल ये पुस्तक का जो नाम है ये किसका है, लर्नर की पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल। और इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास में एक वस्तु x की मात्रा जितनी अधिक बढ़ती जाती है तो वो दूसरी वस्तु y का वस्तु x के लिए प्रतिस्थापन जो है घटती दर पर करता जाता है ताकि IC पर बना रहे, इंडिफरेंस कर्व पर बना रहे। इसीलिए जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि नीचे ऊपर से नीचे होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम काम कर रहा होता है, इसलिए जो है ना इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु का जो त्याग करता है वो घटती दर पर करता है। ठीक है, ये जो एक मतलब अपने शेप बनाई हुई है इंडिफरेंस कर्व की, ये ऐसी क्यों होती है, क्योंकि ये नियम लागू होता है, घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम लागू होता है, इसीलिए जो है ना इसका स्लोप जो है वो डाउन होता है और बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। ठीक है, ये भी इसके पीछे एक रीजन होता है, घटती समान प्रतिस्थापन दर, इसी के ऊपर ये पर्सन पूरा काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखें क्या है इसके अंदर। तो मान्यता में क्या है, देखिए बिल्कुल ऊपर से डिस्कस करेंगे मोटा मोटा। तटस्थ वक्र विश्लेषण की जो मान्यता है, सबसे पहले वो ये कि उपभोक्ता जो है वो विवेकपूर्ण है या फिर विवेकशील है। ठीक है, उसको पूर्ण जानकारी है, अपने मार्केट का पूरा नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है, उसे किस प्रकार से अधिक संतुष्टि मिलेगी उसको पूरा ज्ञान है, यानी कि वो पागल नहीं है। उपभोक्ता की जो हम बात कर रहे हैं वो विवेकशील है। ठीक है, दूसरी बात हमने डिस्कस कर ली पहले ही कि ये जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो क्रमवाचक उपयोगिता के ऊपर आधारित है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोमोल क्या कहते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है ना घटती जाती है। इसका अभिप्राय ये होता है कि एक उपभोक्ता के पास में जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उस वस्तु का अन्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन जो है घटती दर पर करता जाता है। तो ये तो हमने भी डिस्कस किया है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती जाती है, तो उसी बात को यहाँ पर बोमोल ने बताया है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती जाती है। ठीक है, ये बी जो हमारी मान्यता है ये कंप्लीट है, पहले से हमने डिस्कस कर ली। चुनाव में समाजसे है, यानी कि ठीक है, यानी कि A ग्रेटर देन B है, तब क्या कि B ग्रेटर देन A नहीं होगा, ऐसा ही बोल रही है ये। यानी कि इसमें क्या बताया है, चुनाव में समाज से, यानी कि चुनाव में समाज से, इस बात को हम लोग मान्य करेंगे, आप समझ गए। सक्रमकता क्या होता है, तटस्थता और प्राथमिकता के संबंध में सक्रमकता पाई जाती है। इसके बारे में तटस्थता और प्राथमिकता के संबंध में क्या पाई जाती है, सक्रमकता पाई जाती है। अब इसी बात को हमने डिस्कस किया है कि जब क्या कि A संयोग को B संयोग से ज़्यादा पसंद करता है ना, और B संयोग को C संयोग से ज़्यादा पसंद करता है, देन क्या कि A संयोग को C संयोग से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यानी कि A संयोग जो है C संयोग से ज़्यादा ही होगा, नेचुरल है। अब A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है, तो नेचुरली क्या होगा, A ग्रेटर देन C ही होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सक्रमकता है। ठीक है, यानी चुनाव में समाजसा भी है और सक्रमकता भी है। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यानी इंडिफरेंस कर्व की जो मान्यता है वो यही है, चुनाव में समानता भी होती है और चुनाव में सक्रमकता भी होती है, और एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और उपभोक्ता विवेकपूर्ण है और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण से। ठीक है, ये इसकी मान्यताएं हैं। उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है इसके अंदर। अगर आप तटस्थ वक्र विश्लेषण को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसकी विशेष बातें हैं, यानी तटस्थ वक्र विश्लेषण की जो विशेष बातें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले देखिए, पहली विशेष बात क्या है, तटस्थ वक्र का ढलान जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। कैसे होता है भैया, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये O एक्सिस होता है और ये Y एक्सिस होता है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है वो बाएं से दाएं होता है। ठीक है, ये होता है हमारा IC। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम लागू कर रहा होता है। यानी कि एक x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो y का त्याग करता है ना वो घटती दर पे करता है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे हर एक अतिरिक्त इकाई का को प्राप्त करने के लिए जो y वस्तु का जो त्याग करने की जो दर है ना वो घटती जाती है। पहली एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग करता है, देखो इतना त्याग करता है, यानी कि ये ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में फिर कम है, फिर कम है, इस प्रकार से क्या होता है कि घटती जाती है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, बाएं से दाएं होता है, तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व। इस प्रकार से मैंने दिखाया कि वक्र का ढलान जो है ना बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ऐसा होता है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता ऐसा, तो ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम लागू नहीं होगा।
इसके ऊपर घटती समान प्रतिस्थापन दर का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि आईसी जो है इस प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि मूल बिंदु की ओर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। अब मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि यहाँ जो इसकी शेप है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या होती है, ये होता है कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है, यानी कि आईसी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। वो एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर जो स्लोप लिया है क्या है, कन्वेक्स दिखाता है। ये भी क्या होता है, मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर का मतलब कहता है कि कन्वेक्स होता है, और ये जो शेप होती है क्या होती है, कनकेव होती है। तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, यानी जो शेप होगी मूल बिंदु की क्या होगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि कन्वेक्स होगा। ये भी इसकी विशेष बात है, इस बात को आपने समझना जरूरी है। इस प्रकार का शेप नहीं होगा, इस प्रकार का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो तटस्थ वक्र होता है, तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तटस्थ वक्र जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब देखिए हमने जो डिस्कस किया है, इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि इंडिफरेंस कर्व बोलता है कि दो वस्तुओं के उन संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, यानी कि एक तटस्थ वक्र के ऊपर जो अलग अलग संयोग होते हैं, ये सभी संयोग क्या दिखाते हैं, उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है, यानी कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, लेकिन एक डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी है कि ऊंचा तटस्थ वक्र जो है ऊंची संतुष्टि देता है और नीचा तटस्थ वक्र जो है नीची संतुष्टि देता है। ये हमने पहले से ही जो ना उसके अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन तो ये बोलता है कि ऊंचा तटस्थ ऊंची संतुष्टि देता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है IC1 है, तो यहाँ पर यानी इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये ऊंचा है तो ये ऊंची संतुष्टि देगा, लेकिन यहाँ पर आके ये नीचा हो जाता है तो नीची संतुष्टि देगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इस प्रकार की बात नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। तटस्थ वक्र जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये बोल रहे हैं हम लोग। दो तटस्थ वक्र जो है एक दूसरे को कभी नहीं छूते और नहीं काटते, तो इस प्रकार की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसकी क्या होती है, मान्यता है, यानी कि विशेष बात है इसकी। ये इसकी क्या है, विशेष बात है कि दो तटस्थ वक्र जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, उसके बाद में ये जो मान्यता है, ऊंचा तटस्थ वक्र जो है संतुष्टि की अधिक स्तर को व्यक्त करता है। ये हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अभी उसके अंदर तटस्थ मानचित्र के अंदर जो डिस्कस किया है वो उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ऊंचा तटस्थ वक्र जो है ऊंची संतुष्टि देता है। तो यहाँ पर जितना भी ऊंचा तटस्थ वक्र होगा, IC4, IC3, IC2 और IC1, तो इसमें ऊंचा तटस्थ वक्र क्या है, IC4 है। तो इसके ऊपर जो है ना नेचुरली क्या है कि अपने को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उपभोक्ता को ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा मिलेगा, यानी ए पॉइंट है। अब बात करें इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या कि कम कर देता है। क्या कम कर दिया इसने, ये वस्तु कम कर दी। O एक्सिस के ऊपर ये जो मान लिया एप्पल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ऑरेंज। अगर इसकी बात करें तो मान लिया इसके ऊपर 5 है, इसके ऊपर भी 5 है, तो 5 ले रहे हैं ए बिंदु के ऊपर तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर IC3 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 5 तो ये रहता है, लेकिन यहाँ पर कितना आता है, कम हो जाता है, तो ये कम संतुष्टि देगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा, 4 तो ये ले रहा है, लेकिन ये जो है कम हो गया। ठीक है, ये कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र जो होता है वो ऊंची संतुष्टि देगा, और जो निचला तटस्थ वक्र होता है वो निचली संतुष्टि देगा। और इसकी विशेषताओं के अंदर सिर्फ इतना ही है कि ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि या फिर अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है, इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि तटस्थ वक्र जो है न तो O एक्सिस को छूता है और न ही Y एक्सिस को छूता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्या बोलता है, न तो O एक्सिस को छूता है और न ही Y एक्सिस को छूता है। अगर हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व अगर इस प्रकार का बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि जो हमारा एक X वस्तु है, एक Y वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अपनी Y वस्तु तो इतनी ले रहा है, लेकिन X वस्तु कितनी ले रहा है, 0 ले रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इतनी लेता है ये वाली X की और इतनी लेता है ये वाली। तो ये असंभव बात है। ठीक है, असंभव बात है। या फिर ये कहें कि मतलब Y एक्सिस को छूता है, इंडिफरेंस करो Y एक्सिस को छूता है तो भी वही पोजीशन हो जाती है, तो यहाँ पर भी जो ना विरोधाभास होगा। तो IC जो है न तो कभी O एक्सिस को छुएगा न ही Y एक्सिस को छुएगा। ठीक है, उसका स्लोप कैसा होगा, उसका स्लोप इस प्रकार से होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, कभी भी जो ना न तो O एक्सिस को छुएगा नहीं कभी Y एक्सिस को छुएगा। तो इस प्रकार का शेप होगा जो हमने पहले डिस्कस किया है, ये वाला।
ठीक है। ये वाला जो शेप है इंडिफरेंस कर्व का ये होता है, ठीक है, इस प्रकार का शेप होता है, न कि ये, यानी तटस्थ वक्र जो है न तो ओ एक्सिस को छूता है न ही वाई एक्सिस को छूता है। उसके बाद में हमने देखो ये मान्यता जो है सबसे पहले डिस्कस कर ली है, ये विशेषता जो है सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है, नहीं ये नहीं की थी। तो ये एक अलग विशेषता है तटस्थ वक्र की। क्या है? तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं है। समान का मतलब क्या है कि बिल्कुल सेम स्लोप, सेम स्लोप की बात कर रहा है। यहाँ अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये बिल्कुल सेम स्लोप, बिल्कुल बराबर बराबर ऐसे होना, ऐसे होना, बिल्कुल समांतर समांतर ऐसे होना जरूरी नहीं है। मतलब कई बार ऊपर भी हो सकता है, कई बार कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, नीचे भी हो सकता है। तो इस प्रकार का इसका शेप बन सकता है। देखो मैंने ऐसे बनाए हैं, ये ऊपर दिखाई नहीं दिया। अब ये समांतर होना जरूरी नहीं बोल रहा है। तटस्थ वक्रों का जो ना एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इस प्रकार की जो शेप है ना, देखो यहाँ पर बिल्कुल क्या लिया मैंने, ऐसे लिया है, ऐसे समांतर, स्पेस जो है समांतर होना जरूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये इतना आ गया स्पेस और यहाँ पर ज़्यादा आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो ना। ये डिपेंड करता है कमोडिटी के ऊपर, यानी कि एक्स वस्तु का या वाई वस्तु का कितना वो कर रहा है, अलग अलग वो करेगा तो इसकी जो शेप भी अलग आएगी। लेकिन डिफरेंट बात क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न तो कभी वो एक्सिस को छुएगा, न ही कभी वाई एक्सिस को छुएगा, ठीक है। ऊंचा तटस्थ वक्र जो ऊंची संतुष्टि देगा, और दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्तोदर होता है, न कि नतोदर। ये नतोदर को बोलेगा, नतोदर को शो करेगा ये वाला, और ये क्या है कि उन्तोदर होता है। तो इस प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, ये बोलते हैं कनकेव। तो ये शेप होगी इसकी। उसके बाद में क्या है कि तटस्थ वक्र का ढलान जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा, यानी ये शेप होगी, बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा, न कि इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर जो घटती प्रतिस्थापन दर का जो नियम है वो लागू नहीं हो रहा था, इसलिए ये फॉलो करेगा, ठीक है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बैठ रहा है। तो ये क्या डिस्कस की हमने, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं।